तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था चालकता पर ताप का प्रभाव, है ना मेरे वास्ता भाई? पढ़ाए थे नहीं ना? कहाँ थे? अरे इसको लिखवाना है, पढ़ाया नहीं थे इसको। अच्छा उसको लिखाना, ठीक है। वो रिलेशन लिख लिए थे, मैंने एक रिलेशन लिखा था ना भाई। हाँ मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे पहले धातु पर इफेक्ट देख रहे थे हम लोग, है ना? किस पर? धातु पर। कि धातु का जब आप टेम्परेचर चेंज करते हैं तो धातु का टेम्परेचर चेंज करने से क्या क्या प्रभाव आता है ना? यही टॉपिक आपका चल रहा था। चलिए देखते हैं सर। हाँ अगर जो सेम मटेरियल के हम दो वायर लें, हाँ तो अगर जो उनकी शेप और साइज में कोई चेंज ना हो, सिर्फ उनका शेप एक पतला और एक मोटा कर, हाँ तो कौन सा बेस्ट रहेगा? किसके दृष्टिकोण से? विशिष्ट प्रतिरोध के या चालकता के? चालकता। चालकता। देखिए कंडक्टिविटी। हाँ कंडक्टिविटी की। चलिए देख लेते हैं। उनका कहना ये है कि सर हमारे पास दो वायर है, मटेरियल सेम रहे कि अलग रहे? सेम रहे, ठीक बात है। तो एक वायर ये ले लिया और दूसरा वायर ये ले लिया, लंबाई सेम की अलग? सेम ही रहेगा। सेम, चलिए ठीक है। बट उनका बस हाँ बस मोटाई उनकी डिफरेंट, ठीक है। तो दोनों लगभग सेम साइज के हैं ना देखने में, ठीक है। लेकिन ये देख रहे हैं कि इसका एरिया क्या है बच्चों? कम है, जबकि इसका एरिया ज़्यादा है। अगर उसका एरिया कम है, इसका एरिया ज़्यादा है, तो यहाँ आप कुछ देखने को पाएंगे। और वो क्या है? देखो मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला पढ़ा रखा है, R बराबर ρl बटे A, ठीक है। अगर दोनों पदार्थ सिमिलर हैं, हाँ बाबू, हाँ? कौन है? नाम लिखे। चलिए हाँ, तो प्रश्न पर कंटिन्यू करते हैं। देखो तो मैंने ये बताया था, अगर दोनों ही वायर एक समान पदार्थ के, कैसे बच्चों? एक समान पदार्थ के, तो दोनों के लिए रो कांस्टेंट, दोनों के लिए रो कांस्टेंट, दोनों की लेंथ को हमने एक समान रखा है, तो यह भी कांस्टेंट। अगर ये दोनों कांस्टेंट हो गए तो यहाँ हम एक बात बोल सकते हैं, वो है R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। और इससे एक ही रिजल्ट निकलता है कि जिसका A ज्यादा होगा उसके लिए R का मान कम होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है मोटे तार में कम प्रतिरोध है, मोटे तार का प्रतिरोध कम, तो चालकता ज्यादा होगा। आई बात समझ में? पतले तार का मोटाई कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसका मतलब ये चालकता कम होगा, ठीक है। तो चालकता के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो आपके लिए ये बेस्ट है, समझ में? चलिए तो ये फैक्ट पहले हम समझ लें जो मैंने आपको कल समझाया भी था। देखो बच्चों, मैंने आप लोग को बताया था कि कोई चालक है, अगर क्या है बच्चों? कोई चालक है आपके पास, यदि आप चालक का टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। किस फॉर्म में और कैसे बढ़ता है ये कंटेंट से समझते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया था कि जो बच्चों VRMS होता है, यानी वर्ग माध्य मूल चाल, ये परम ताप के वर्गमूल के समानुपाती होता है, ये बात हमें पता है। और इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो VRMS पक्का बढ़ेगा, समझ में आया? समानुपाती का रिलेशन है ना। तो अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से VRMS का मान 100% बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इतनी बात समझ में आई? आगे जरा देखिए। अब यहाँ से बच्चों आपको पता है कि लैम्डा बराबर होता है टाउ बराबर होता है लैम्डा अपॉन VRMS। तुमने क्या बढ़ाया? टेम्परेचर। क्या बढ़ा? अगर यहाँ VRMS बढ़ रहा है तो टाउ घट जाएगा, क्योंकि VRMS और टाउ का रिलेशन समझ में आया? घटेंगे, पक्का ही घटेंगे। और आपको ये भी मैंने पढ़ा रखा है कि R बराबर ml बटे यानी स्क्वायर टाउ। यहाँ टाउ घट रहा है ना, तो R का मान बढ़ेगा। और अगर R का मान बढ़ रहा है तो ये क्यों बढ़ा? क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ाया है, ठीक है। अगर R का मान बढ़ा है तो बाबू आपको ये पता है कि रो बराबर RA बटे L होता है, यानी अगर R बढ़ा है तो रो बढ़ेगा। समझ में आया? ठीक। और अगर आपने यहाँ रो बढ़ा दिया है, या इसको आप बोल सकते हैं कि अगर R बढ़ गया है तो सिग्मा बराबर चालकता बराबर चालकता चालकता बराबर 1/R, यानी R बढ़ गया तो चालकता घट जाएगा। समझ में आया? और अगर यहाँ पे तुमने रो बढ़ा दिया है तो आपको पता है सिग्मा बराबर 1/रो, रो बढ़ेगा तो सिग्मा घट जाएगा, ठीक है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी चालक का यानी धातु का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है। तो ये कंटेंट लिखे थे आप लोग, ठीक है। चलिए इसमें स्टेटमेंट लिखो।
स्टेटमेंट लिखो इसमें, बोलो। हाँ लिखो। ओ मेरे लाल काले पीले नीले उज्जर भूरे। बैकग्राउंड में ईंटा दिख जाएगा, लोगों को लगेगा हम गरीब हैं। अरे वो टाइल्स पे कौन हाँ ये बात तो सही है। हम लोगों ने यहाँ पे जो वो क्या कहते हैं उसको वॉलपेपर लगाया है, एक्चुअली वो वॉलपेपर ही वो ईंटा कलर का है, तो उसी कलर से वैसे बनाया गया है ये। गरीब नहीं है यूट्यूब वाले हम लोग, अमीर है हम लोग, है ना। एक दिन में 1 करोड़ खर्चा। हाँ अभी वो लंबरगिनी से आया होगा पढ़ने, वही मजाक लग रहा है तुम लोग को। नीचे खड़ी है। यदि किसी बीएस से BMW। हाँ यदि किसी चालक का प्रतिरोध, यदि किसी चालक का प्रतिरोध, इधर होके लिख लो ना, मैं इसको पकड़ा हूँ, दिक्कत नहीं। यदि किसी चालक का प्रतिरोध, अरे सॉरी चालक का ताप, यदि किसी चालक का ताप बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है तो उस चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, उस चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, अर्थात उस चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, अर्थात उसकी चालकता घटती है, अर्थात उसकी चालकता घटती है। तो धातुओं पर यानी चालकों पर इफेक्ट समझ में आ गया बच्चों? कोई डाउट नहीं? ठीक है। अगर आप धातु का यानी चालक का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा ही होगा। ठीक है। अब उसके बाद दूसरा क्या था? मिश्र धातु था कि क्या था? देख लो, मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ मिश्र धातु ही था। क्या था? मिश्र धातु। मिश्र धातु। अब की बार चालक का इफेक्ट हम लोग किस पे देख रहे हैं? मिश्र धातु पर। तो ऐसे हेडिंग डाल देंगे आप लोग, मिश्र धातु पर। क्या हेडिंग डालेंगे बच्चों? मिश्र धातु पर। हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, मिश्र धातु पर। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, हेडिंग डाल दिए? नहीं काट दो। एक छोटा सा इसमें हेडिंग रह गया, प्रतिरोधों का ताप गुणांक। जी सर। हाँ, प्रतिरोधों का ताप। अभी बाद में भी लिखवा सकते थे, उससे कोई दिक्कत है नहीं, क्रम से चलें थोड़ा बढ़िया लगेगा। हाँ, प्रतिरोधों का ताप गुणांक। ठीक है। तो हाँ, अब यहाँ एक बात समझे हम लोग, हमने जैसे अभी पढ़ाया पीछे वाले कंटेंट में कि अगर चालक का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उससे क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो भैया विकास नहीं आया आज? इसकी तबीयत खराब। क्या हो गया? इसकी मतलब आ रहा था तो क्लिनिक पे बैठा था, दवा लेकर। चलो देखो, तो अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा ना कुछ, क्या देखा? टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस का मान इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। देखा ना ये हमने? अब यहाँ जरा समझो, अब अगर किसी ने पूछ लिया आपसे कि कोई एक चालक है और उसको जब हमने कोई बाहर से टेम्परेचर नहीं दिया, मतलब सामान्य स्टेज के टेम्परेचर पर है, तो मान के चल रहा हूँ उसका प्रतिरोध 2 ओम है। कितना है बच्चों? 2 ओम है। अगर मैंने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया थोड़ा सा, तो बताओ प्रतिरोध का मान कितना बढ़ेगा? इसकी जानकारी अभी कर पाएंगे क्या हम लोग? तो उसी मुद्दे को सुलझाने के लिए आपके सामने भारत सरकार ने एक नया अधिनियम चला दिया है, एक नया रैली निकलवाएंगे हम लोग इसके लिए कि प्रतिरोधों का ताप गुणांक क्या होता है। ठीक, उसी मुद्दे को सुलझाने के लिए कैबिनेट में एक मीटिंग की गई थी, जिस मीटिंग के जरिए ये निकला हुआ है। तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले आप नन्हा सा एक यहाँ पे हेडिंग देख रहे होंगे जिसमें लिखा हुआ प्रतिरोधों का ताप गुणांक। अब ये क्या बला है? तो बला से बाद में निपट लेते हैं, पहले एक रिलेशन देखो। अगर कोई चालक है, क्या बच्चे? चालक। कोई
चालक, ये रहा चालक, ठीक है। अगर कोई चालक है तो ऐसे परिस्थिति में मान के चल रहा हूँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, कितना टेम्परेचर पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर अगर इसका प्रतिरोध R0, टेम्परेचर चेंजिंग से रेजिस्टेंस चेंज होता है ना, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर था तो इसका प्रतिरोध कितना है, R0। और अब मैंने क्या किया, ये टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया और बढ़ा करके कितना कर दिया, T डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। तो एकदम संभव है कि रेजिस्टेंस के मान में कुछ ना कुछ छेड़खानी होगी, उछाल आएगा जाएगा, इसमें उछाल आ गया RT, ठीक। तो इनमें एक संबंध है, संबंध का डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, उसकी वजह से करा नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे आता है, ठीक। आपकी भावनाओं में हम समझेंगे। तो देखिए इनमें एक रिलेशन पाया जाता है, और वो रिलेशन क्या है बच्चों, वो रिलेशन है R0 बराबर RT इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू, ये एक रिलेशन, ठीक। हाँ, अब ये रिलेशन जरा समझिए, इसमें R0 क्या है बच्चे, 0 डिग्री टेम्परेचर पर चालक का प्रतिरोध, RT क्या है बच्चे, T डिग्री सेंटीग्रेड पर चालक का प्रतिरोध। अब यहाँ पे 1 एज अ कांस्टेंट वैल्यू, अल्फा और T, ये दो लोगों को समझना है कि अल्फा क्या है और T क्या है। तो बच्चे लोग, अल्फा ही वह बला है जिसको मैंने इधर लिखा था, अल्फा क्या है, प्रतिरोधों का ताप गुणांक है, और उसका डेफिनेशन मैं जस्ट तुरंत थोड़ी देर में दे देता हूँ कि वो क्या होता है। देखना, अल्फा क्या है बच्चों, ताप गुणांक, समझ में आया, ठीक है। अब जरा आगे देखिए बच्चों, और T क्या है वहाँ पे, यही जो टेम्परेचर इंक्रीज की हो उस इंक्रीजिंग टेम्परेचर की वैल्यू है, समझ में आया। जितना ताप आपने बढ़ाया है ना, या बढ़ा करके जितना डिग्री सेंटीग्रेड आप टेम्परेचर किए हैं, उस डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का मान है ये, समझ में आया, ठीक। और यहाँ से अगर आप अल्फा का मान निकालना चाहेंगे तो कितना निकल करके आएगा बच्चों, फॉर्मूला सही है, RT बराबर R0 होता है, सही है, RT बराबर R0। अब यहाँ से अगर आप अल्फा का मान निकालेंगे तो RT बराबर R0 प्लस R0 अल्फा इंटू T हो जाएगा, R0 का अंदर मल्टीप्लाई करने पर, और इधर से बच्चों R0 को अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो R0 माइनस 0 बराबर R0 अल्फा इंटू किसका मान चाहिए, अल्फा का। तो अगर इधर अल्फा निकालोगे तो ये हो जाएगा RT माइनस R0 बटे R0। ये ऊपर वाला फॉर्मूला सही है ना, वही होता है सर जी कि R0 बराबर RT। यार नाउ तो देखिए सही है, सही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका अल्फा। अब यहाँ जरा समझो, ओ मेरे मुन्ने इधर देखो, अब यहाँ जरा समझिए कि हम इसके डेफिनेशन को देते कैसे। डेफिनेशन बड़ा नन्हा सा है। यदि किसी चालक का 0 डिग्री टेम्परेचर पर प्रतिरोध 1 ओम हो, मान के चल रहे हैं, संभव ऐसे मतलब मान ही मत लेना कि हमेशा ऐसे ही रहेगा, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। मान के चल रहे हैं कि कोई चालक है हमारा, और उस चालक का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप कितना है और प्रतिरोध कितना है, और अब उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दो। अब उसका टेम्परेचर क्या करो बच्चों, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दो। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से आपके प्रतिरोध में जितना उछाल आएगा वो प्रतिरोध में वृद्धि अल्फा कहलाती है, यानी प्रतिरोधों का ताप गुणांक कहलाती है। समझ में आया? चलिए इसमें स्टेटमेंट लिखे, एक बार भी मैं फिर से समझा देता हूँ। लिखे, बोलूं, लिखो। यदि किसी चालक का क्या करूं, यदि किसी चालक का 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध R0 हो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध R0 हो, तथा T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तथा T स्मॉल t रहेगा, स्मॉल t डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, स्मॉल t डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर
उसका प्रतिरोध RT है, उसका प्रतिरोध RT है, तब प्रतिरोध RT है, तब बच्चों ये लिख लो रिलेशन यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखो। यहाँ तक पहुँचना तो थोड़ा सा मुझे बता देना, इसके नीचे यहाँ तक पहले ऊपर वाला वो लिखो, ऊपर वाला लाइन हो गया? जी सर। हो गया ना बच्चों सभी का ऊपर वाला लाइन? यस सर। अब उसके नीचे लिखो, जा तुम इसमें नाम लिखा ले तुम ना, कराएंगे तो ठीक है, ये से परेशान लिखवा दीजिए सर। कल लिख लिए? अगले साल से हमसे चालू हो जाएगा सर। हाँ, जहाँ अल्फा प्रतिरोधों का ताप गुणांक है, जहाँ अल्फा प्रतिरोधों का ताप गुणांक है। हो गया बच्चों? अब उसके बाद यहाँ से यहाँ तक डाउनलोड कर लो जल्दी से, वहाँ से वहाँ तक लिखो। अच्छा, मतलब खुद नहीं लेके हटाओ सर जिसको दाएं बाएं थोड़ा करके देख लें। हो गया सर, हो गया सर। हाँ, पहुँच गए यहाँ तक? वीडियो से देख कर लिख लें, आपका भूल जाएगा। लिख ली बच्चों? चलो, इसके नीचे लिखो, यदि किसी चालक का, उसके आगे बढ़ करके लिखेंगे, यदि किसी चालक का 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, यदि किसी चालक का 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध 1 ओम हो, प्रतिरोध 1 ओम हो, प्रतिरोध 1 ओम हो, तो उस चालक का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि को प्रतिरोध का ताप गुणांक कहते हैं। प्रतिरोध का ताप गुणांक। हो गया बच्चों? ठीक, तो ये रहा आपका प्रतिरोधों का ताप गुणांक। इससे लेकर के कोई डाउट तो नहीं? प्रतिरोधों का ताप गुणांक अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, और इसका जो मात्रक है वो प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका मात्रक क्या होता है बच्चों? प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब चलिए एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रतिरोधों का ताप गुणांक क्या है? किसी चालक का प्रतिरोध खाली 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओ, है ना, सॉरी टेम्परेचर, किसी चालक का टेम्परेचर केवल 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओ, और 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बढ़ाने से तुम्हारे प्रतिरोध के मान में जितनी वृद्धि होती है, प्रतिरोध में होने वाली इस वृद्धि को आप लोग कहते हैं प्रतिरोध का ताप गुणांक अल्फा। इसका मात्रक क्या होता है बच्चों? प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ गया? इसके बाद है अब दूसरा हेडिंग, वही चालक का। ये याद रखना, ये जो मैंने हेडिंग अभी लिखा है ना, ये वही पहले हिस्से का है जो आप लोगों ने ताप का प्रभाव चालकता पर देखा है, उसी का ये टॉपिक था। अब इसके बाद ताप का अर्धचालक पर नहीं, मिश्र धातु पर, मिश्र धातु पर प्रभाव देखेंगे। मिश्र धातु, तो ये आगे दिखा देंगे मिश्र धातु पर। ये वाला
पूरा डेरिवेट नहीं करवाया तो बहुत पता नहीं। नहीं, ये मैं जो अभी फार्मूला पढ़ाया उसको नहीं, बिल्कुल नहीं, कदाचित डेरिवेशन कभी नहीं आएगा। नहीं, मैंने उसमें खाली ये कहा था कि आप लोग इसका फॉर्मूला लिखिए और संकेत लिखिए उसका डेरिवेशन ये नहीं कहाँ से लिखो। हाँ, मिश्र धातु लिखिए। मिश्र धातुओं का ताप बढ़ाने पर, मिश्र धातुओं का ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध बढ़ता है, उनका प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन चालकों की तुलना में यह वृद्धि, चालकों की तुलना में यह वृद्धि, चालकों की तुलना में यह वृद्धि कम होती है। अभिषेक उसको लगा दो, कम होती है। ठीक है, तो फिर जैसे आप लोगों ने देखा मिश्र धातुओं में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहाँ भी प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन चालकों की तुलना में कम होगा। मतलब जितना ज़्यादा चालक में बढ़ जाएगा उतना ज़्यादा इसमें नहीं बढ़ेगा। उसका कारण आप लोग समझ पा रहे हैं क्या हो सकता है? क्योंकि इसमें धारा क्या उतनी सटीक तरीके से बहती है जितना चालक में बहती है। इसमें ऑलरेडी धारा का प्रवाह कम होता है चालक की तुलना में, समझ में। उसके बाद अर्धचालक, यानी कि सर जी कह सकते हैं पतले वाले को तेजी से बहता है, मोटे वाले अर्धचालक पर। अगला इफेक्ट टेम्परेचर का अर्धचालक पर देखना है। हाँ, अगले अर्धचालक क्या हो बोले भाई। अर्धचालकों पर ताप का प्रभाव, अर्धचालकों पर ताप का प्रभाव चालक का ठीक विपरीत होता है, चालक का ठीक विपरीत होता है, चालक का ठीक विपरीत होता है। हो गया? ठीक। मतलब इसका क्या है भाई, जैसे अभी मैंने बताया कि चालकों का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या देखने को पाओगे? रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर अर्धचालक में काम कर दे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। समझ में आया? ठीक। उसका कारण बहुत ज़बरदस्त है। उसका कारण ये है क्योंकि अर्धचालक में जो धाराएं बहती हैं वो दो लोगों के कारण बहती हैं। एक तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा कोटर होता है। और जब चालकों में धारा बढ़ाने के लिए हम लोग उसको यूज में लेते हैं ना, तो एक्चुअली उसमें एक डोपिंग की क्रिया होती है, उसके ज़रिए हम दूसरा अर्धचालक निर्मित करते हैं, जो चल करके मैं आपको आगे अर्धचालकों में पढ़ाऊँगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वहाँ सहसंयोजी बॉन्ड टूट जाते हैं, जिससे कोटरों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। और यही कारण है कि वहाँ पे जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो चालकता बढ़ जाती है। समझ में? कोटर एक रिक्त स्थान है, जिस स्थान से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस खाली स्थान को कोटर कहते हैं। जैसे अगर तुम एक इलेक्ट्रॉन हो, तुम अपने सीट पे बैठे हो, वहाँ से तुमको निकाल के इधर कर दिया जाए तो खाली जगह कोटर कहलाएगा। चलो, अब इसके बाद है बच्चों वैद्युत ऊर्जा। अगला हेडिंग डाल दीजिए। टाइम क्या हो गया? ठीक, वैद्युत ऊर्जा हेडिंग डालो। अगला हेडिंग है बच्चों वैद्युत ऊर्जा। काला आ रहा हूँ। अरे यार मेरे भाई हटा यार। प्राणों का मुंह नहीं ना काला। क्या काला? मैं काला आ रहा था। अब ठीक है, अब लग रहा है थोड़ा सा ब्यूटी मोड पे है। बोले एक तो कम से कम घर और से सामान लेकर क्या, जैसे आप खड़ा हो तुरंत शुरू कर दो। उनका वो से कहिए ना। हेलो
अरे वो उनने बघार दी हैं। सर जी ये ऐसे हाँ हाँ ना वही वाला वैनिटी वैन लेके आना चाहिए आपको। हाँ यस इसको पता है। तो थोड़ा बहुत आपका मेकओवर करके वो लाइक है। चलो वैद्युत क्या है? वैद्युत ऊर्जा का कंटेंट बड़ा आसान है, सुनो मेरी बात। कार्य बराबर कार्य। यहाँ क्या हो रहा है ऊपर सब? इन तारों में क्या हो रहा है? मुक्त इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? और दौड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए ना? कौन दे रहा है? विभवांतर। अपनी इन्वर्टर की बैटरी। बात सही है, सही बात है। इन्वर्टर की बैटरी ही दे रही है। उस ऊर्जा से मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? दौड़ पा रहे हैं। और अगर वो दौड़ पा रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है? धारा बह रही है। ठीक है, यानी धारा के बहने के लिए ऊर्जा की जरूरत है कि नहीं है? जिस ऊर्जा की जरूरत है वही क्या है? समझ गए? ठीक है, किसी चालक में वैद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए जिस हाँ लाल मेरे पूरा रामायण खत्म इन्हें पता नहीं कि जामुन के रहा मतलब 5वां चैप्टर। अच्छा पता था, मतलब जानना चाह रहे थे दोबारा से, कंफ्यूज में थे वो। आ गया। चलो आओ टॉपिक पे आ जाओ। तो धारा इधर भेजने के लिए अभी हम एक ऊर्जा को इन्वेस्ट किए ना, जिस ऊर्जा को इन्वेस्ट किए वही ऊर्जा क्या है बच्चों? ठीक है, वैद्युत ऊर्जा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल की इलेक्ट्रिक, सब ठीक है, ऊर्जा है। लिखो, किसी परिपथ में किसी परिपथ में ऊर्जा प्रवाहित करने के लिए परिपथ में ऊर्जा प्रवाहित करने के लिए सॉरी धारा प्रवाहित करने के लिए धारा प्रवाहित करने के लिए धारा प्रवाहित करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। कार्य बराबर कार्य। हाँ, उसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। समझ में आया बच्चों? किसी चालक में किसी परिपथ में ऊर्जा भेजने के लिए मतलब धारा प्रवाहित करने के लिए जो ऊर्जा हम लगाएंगे वही ऊर्जा क्या है बच्चों? वैद्युत ऊर्जा है। समझ में आया? और वैद्युत ऊर्जा को आप ऐसे कह सकते हैं कि आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य। समझ में आया? ठीक है, चलो यहाँ कंटेंट समझना बच्चों, ध्यान दो, सारी बातों को ध्यान समझना। मैं मान के चल रहा हूँ हमारे पास एक चालक है, ये क्या है बच्चों? चालक है। ठीक है, ये एक चालक तार है और मैं क्या कर रहा हूँ, इन सिरों पर बी वोल्ट का विभवांतर लगा देता हूँ। क्या किया मैंने? बी वोल्ट का विभवांतर। तो इसमें क्या होगा? धारा बहेगा। ठीक है, तो मान लिया आई एम्पीयर की इसमें धारा जाने लगा इधर से इधर, और ये धारा कितने टाइम तक बह रहा है? टी समय तक बह रहा है। तो बाबू धारा बहने का मतलब आवेश का बहना। तो टी टाइम में जरा हम ये देख लें कि कितना आवेश गया। तो बाबू टी टाइम में प्रवाहित आवेश की मात्रा Q बराबर आई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कहाँ से हो जाएगा? क्योंकि आप लोगों को पढ़ाया गया I बराबर Q बटे टी। मतलब इसमें आई एम्पीयर की धारा अगर टी टाइम तक बह रही है तो आवेश का मान आप निकाल सकते हैं कि उसी टाइम टी में कितना आवेश बह रहा है। तो यहाँ से आप Q बराबर आई टी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक चालक था, इसमें आई एम्पीयर की धारा बी वोल्ट पर टी टाइम तक बहा। तो हमने क्या किया? टी टाइम में कितना आवेश बह रहा है हमने वो निकाल दिया। समझ में आया? ठीक है, अब हम ये करने जा रहे हैं कि इस आवेश को चालक के इस सिरे से उस सिरे तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ा वो देखो। और लल्ला मैंने तीसरे चैप्टर में एक हेडिंग आप लोगों को साफ साफ पढ़ा रखा है कि किसी भी चालक को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W बराबर V इंटू क्यू पढ़ाए हैं। तो इस आवेश Q को यहाँ से वहां तक ले जाने में किया गया कार्य W बराबर V इंटू क्यू, या Q का मान कितना बच्चों? W बराबर VI। समझ में आया? ये पहला फॉर्मूला मिल गया वैद्युत ऊर्जा का। किसी परिपथ में आवेश को फ्लो करने में जितना कार्य करना पड़ता है, धारा को फ्लो करने में जितना कार्य करना पड़ता है या जितनी ऊर्जा लगती है, ये वो वैद्युत ऊर्जा का पहला फॉर्मूला है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ से वहां तक ले जाने में किया गया कार्य। ठीक है, और यदि परिपथ का बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R हो, तब ओम के नियम से बच्चों
ओम के नियम से क्या हो जाएगा? V बराबर होता है कि नहीं होता ओम के नियम से? अब यहाँ जरा देखो बच्चों, अतः W बराबर V, I के जगह पे बच्चों, सॉरी V के जगह पे I इंटू गुणे I इंटू T, मल्टीप्लाई करेंगे I2RT। RT। समझ में आया? ये वैद्युत ऊर्जा का दूसरा फॉर्मूला है बच्चों, समझ में आ रहा है? और ये सभी लोग जूल में होंगे, अभी किसमें होंगे? जूल में होंगे। थोड़ा सा फिर से आप ओम का नियम लगाइए, पुनः ओम के नियम से। टाइम क्या हो गया बच्चों? 15। ठीक, पुनः ओम के नियम से, ठीक है। अब फिर से अगर आप ओम के नियम से चलेंगे तो इस बार यहाँ से आई का मान निकाल दो, तो आई बराबर V बटे हो जाएगा ना। अतः यहाँ पे जरा देखना, W बराबर V, I के जगह पे V बटे गुणे T, W बराबर T बटे। ये तीसरा फॉर्मूला हो गया बच्चों किए गए कार्य का या वैद्युत ऊर्जा। ये किस में होंगे बच्चों? जूल में होंगे, ठीक है। बहुत आसान सा डेरिवेशन है, इसमें स्टेटमेंट लिखो, पहले लिखो हेडिंग, उसी में आगे बढ़ो, बिना हेडिंग लिखो। बोलो, लिखो, हाँ लिखिए। माना किसी चालक के सिरों पर कैपिटल V वोल्ट का विभवांतर लगाने से, किसी चालक के सिरों पर कैपिटल V वोल्ट का विभवांतर लगाने से या लगाने पर उस चालक में I एम्पियर की धारा स्मॉल t समय तक प्रवाहित होती है, तब चालक में प्रवाहित आवेश, ये लिखो बच्चों, Q बराबर IT, लिखो Q बराबर IT, लिख लिए? Q बराबर IT, ये लिखे बच्चों? ठीक है, उसके आगे लिखेंगे क्या सर जी? उसके आगे लिखो Q बराबर IT के आगे लिखेंगे अतः आवेश स्मॉल q को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, ले जाने में किया गया कार्य, और आप लोग ये नोट कर लीजिए और मिलते हैं कल, ठीक है। ये सर जी ज़्यादा कर